हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो होगा 3rd एंड 4th मई का कंबाइन आपका ये सेशन देखने को मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं ये डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा, स्पेशली आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड स्टैटिक पार्ट भी इसमें कवर किया जाएगा। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डे से शुरुआत करेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 3rd मई को, और इसको वर्ल्ड प्रेस डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इस डे के तहत ट्रिब्यूट पे की जाती है स्पेशली जर्नलिस्ट को जिनके द्वारा अपनी जान को गंवाया गया अपनी ड्यूटी के दौरान। एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम जो है इस साल की वो है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पेशली प्रेस फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या वर्ल्ड जैसे प्रेस फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, मीडिया है, क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन है? नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आप देख सकते हैं, टोटली फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 हैं। ठीक है, पार्ट 3rd में इसको रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इसमें जो आर्टिकल जो है स्पेशली 19 से लेके 22 तक, जिसको हम राइट टू फ्रीडम के बारे में जानते हैं, तो इसमें ही आपको पार्ट देखने को मिलेगा। इसका जो पार्ट है 19 फर्स्ट क्लोज ए। ठीक है, तो ये बात करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। तो नॉट एक्सप्रेसली, यानी कि इसको डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इंपॉर्टेंट केस आप लोगों ने याद रखना है, रोमेश थापो वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस के तहत ऑब्जर्व किया गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ले एट द फाउंडेशन ऑफ द ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, और फंडामेंटल राइट इसको दे दिया गया अंडर आर्टिकल 19 के अंडर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 के तहत। और यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात की जाती है सर्टेन राइट्स की, स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेट्रा। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, और इसके अलावा इसको इम्पोज किया जाता है। लॉ कुड इम्पोज ओनली दोज रिस्ट्रिक्शन, यानी कि अगर यहाँ पे किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, स्टेट की इंटीग्रिटी को हार्म हो रहा है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है इंडिया की, उसको यहाँ पे हार्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, स्टेट की सिक्योरिटी को हार्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, तब यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है आर्टिकल 19 क्लोज सेकंड के तहत। फ्रेंडली रिलेशन जो रहते हैं हमारे फॉरेनर स्टेट के साथ, अगर उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत, तो यहाँ पे जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है आर्टिकल 19 का जो क्लोज फर्स्ट ए है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फंडामेंटल राइट की मैं आप बात करूँ, यहाँ पे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओरिजिनली आपको टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो आर्टिकल 31 में आता था, इसको डिलीट कर दिया गया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। आज के टाइम में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 तक रखा गया है। राइट टू फ्रीडम 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की हम लोग बात करें तो आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई अंडर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के अंडर। इसका एम क्या है कि हम लोगों ने प्रिजर्व करना है स्पेशली जो प्रेस का जो अधिकार है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, एंड मेंटेन एंड इम्प्रूव करके रखना है जो स्टैंडर्ड्स है स्पेशली न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ एजेंसीज जो हैं हमारी कंट्री में उनकी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स क्या है फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके। पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंडेक्स जारी किया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, और ये एनुअली पब्लिश किया जाता है। और 2021 में हमारी जो रैंक रही 142 रही आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में से। तो ये रैंक बिल्कुल भी सही नहीं है, तो हम लोगों को इस पे वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम अपना रैंक जो है इसको इम्प्रूव कर सकें। इंडेक्स इवैल्यूएट करता है लेवल क्या है फ्रीडम अवेलेबल टू द मीडिया 180 कंट्रीज़ में, और
मेक्स द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ को अवेयर किया जाता है जब ये इंडेक्स जारी किया जाता है कि हमको इसको सुधारने की कोशिश करनी है, पॉलिसीज़ के तहत रेगुलेशंस लाए जाएं अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इंटरनेशनल इनिशिएटिव याद रखना आपको आपको कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, तो ये हर साल एनुअली पब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। तो हमारी रैंक जो है 2021 की वो रही 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो डिटेल में हम लोगों ने ये डे भी डिस्कस कर लिया, इसके बारे में सही से हमने जान भी लिया कि कौन सा केस जो है इससे रिलेटेड है, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना हम लोगों ने, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होती है और ये कौन सी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, और कौन से एक्ट के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे हैती कम्युनिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हैती कम्युनिटी ये हिमाचल प्रदेश में एक कम्युनिटी है। तो अभी सेंटर के द्वारा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को यहाँ पे बोला गया है कि जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनकी सूची में जो हटी समुदाय को शामिल करने के अनुरोध पर विचार कर रही है। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन की गई है। यहाँ पे कम्युनिटी जो है, ये कम्युनिटी जो है इसको डीम्ड सिंस 1967 में ट्राइबल स्टेटस, यानी कि समुदाय जो था ये 1967 से मांग कर रहा है कि जब उत्तराखंड के जोनसार बावर इलाके में रहने वाले जो लोग थे, आदिवासी थे, उनका जो दर्जा दिया गया था, जिसकी सीमा सिरमौर ज़िले से लगती है, ठीक है। तो ये 1967 से क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पौंटा साहिब है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये गिरी रिवर है, यमुना रिवर है, टोन रिवर है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है इस आर्टिकल के रिलेटेड। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि काफ़ी सालों से यहाँ पे डिमांड की जा रही है ट्राइबल स्टेटस की, ताकि उनको गेन किया जा सके जो स्ट्रेंथ है, बिकॉज जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वेरियस महा कुंबलीज ओवर द ईयर। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सालों से, मोस्टली ईयर से, यहाँ पे जो अलग अलग महाकुंभियों में पारित प्रस्तावों के कारण जो आदिवासी दर्जे की उनकी मांग को यहाँ पे इसके तहत क्या मिला, बल मिला, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गेन हुई स्ट्रेंथ इसके कारण। हैतीस आखिर कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हैतीस एक क्लोज निट कम्युनिटी है, जो यहाँ पे इनका जो नाम रखा गया, इनके जो ट्रेडिशनल यानी कि जैसे होम ग्राउंड वेजिटेबल्स हो गया, क्रॉप्स हो गई, मीट हो गया एंड वूल हो गया, ये क्या करते हैं यहाँ पे बेचते हैं। एक स्मॉल मार्केट है जिसको हाट के नाम से जाना जाता है, एक स्मॉल टाउन में देखा जा सकता है, ठीक है। तो हाथी कम्युनिटी क्या करते हैं, जैसे मैन होते हैं, मैन कम्युनिटी जो है यहाँ पे यानी कि हैती कम्युनिटी में जो पुरुष लोग होते हैं जनरली यहाँ पे वाइट हेड गियर पहनते हैं ड्यूरिंग दी सेरेमनी, ठीक है। ड्यूरिंग दी सेरेमनी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई भी अगर सेरेमनी है, कोई भी ओकेज़न है, तो यहाँ पे ये वाइट कलर की जो पगड़ी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वेयर करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जैसे कट ऑफ फ्रॉम सेमोर बाय टू रिवर्स कॉल्ड गिरी एंड टोन्स, यानी कि ये जो एरिया है गिरी एंड टोन से कट होके जाता है, दो रिवर्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं सेमोर जो एरिया है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हैतीस जो है ये ट्रांसगिरी एरिया है, यहाँ पे जो रहते हैं ये जौनसर बावर इन उत्तराखंड वंस पार्ट जो है वो सिरमौर में है, अंटिल दी जौनसर जो 12 बावर्स हैं सेपरेट हुआ ये 1815 में। उसके अलावा यहाँ पे जो टू क्लॉन्स हैं, सिमिलर ट्रेडिशन यहाँ पे देखने को मिलता है, और इंटर मैरिजेस जो है यहाँ पे कॉमन प्लेस, यानी कि इंटर मैरिजेस जो है यहाँ पे कॉमनली देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे हत्तियों के बीच एक कठोर जाति व्यवस्था है, जैसे भट्ट और खास यहाँ पे उच्च जातियाँ मानी जाती हैं, जबकि यहाँ पे भदोई जो है उनके नीचे है, यानी कि भदोई जो जाति है इनसे कम यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि अपर कास्ट जो है यहाँ पे भात एंड काश है, और यहाँ पे बिलो कास्ट जो मानी जाती है वो भदोईस मानी जाती है। इंटर कास्ट मैरिजेस जो है ट्रेडिशनली रिमेन स्ट्रिक्ट है ड्यू टू टोपोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस, एंड हाथीस यहाँ पे रहते हैं वो कामरू में रहते हैं, सेंग्रा एंड चिलाई एरिया, लैग इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखें कि हैतीस जो है ये गवर्न किसके द्वारा की जाती है, गवर्न बाय ट्रेडिशनल काउंसिल जिसको कुंबली बोला जाता है, लाइक कपास ऑफ हरियाणा, एंड डिसाइड किया जाता है कम्युनिटी मैटर्स इनके द्वारा। कुंबलीज की जो पावर है रिमेन अनचैलेंज्ड है डिस्पाइट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम।
शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हम लोग अगर बात करें तो आर्टिकल 366 क्लोज 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये रेफर करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 342 के तहत रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 342 बताता है कि कम्युनिटीज़ जो हैं जो डिक्लेयर की गई हैं प्रेसिडेंट के द्वारा थ्रू द इनिशियल पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू। लिस्ट जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्पेसिफाई की गई है। कम्युनिटी डिक्लेयर की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब in one state need not so in another state. Constitution is a silence about the criteria for specifically community as a scheduled tribes. यहाँ पे देखिए सर्टेन शेड्यूल ट्राइब्स जो है 75 यहाँ पे टोटल पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। एक तो शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि बहुत ही पिछड़े हुए जो लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं है और डिक्लाइन हो रही है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन एंड यहाँ पे लिटरेसी रेट अगर देखें वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली लो है। सब्सिस्टेंस लेवल जो है इकोनॉमी का वो भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव उठाए गए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का लाया गया। प्रोविजन ऑफ पंचायती एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 का लाया गया। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्ट 2005 का लाया गया। एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया। ट्राइबल सब प्लान स्ट्रेटेजी आर फोकस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये कुछ एक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो सीधे सीधे रिलेटेड है शेड्यूल्ड ट्राइब से। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हिमाचल प्रदेश की हम लोग लोकेशन भी देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आपको शिमला देखने को मिलेगी, ठीक है। और लद्दाख यहाँ पे इसको टच करते हैं यूनियन टेरिटरी की जो बाउंड्री है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी दो कैपिटल्स देखने को मिलती है। समर्स में शिमला है और जो विंटर्स में है वो धर्मशाला है। तो ये आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। तो हिमाचल प्रदेश को दो यूनियन टेरिटरीज के बॉर्डर टच करते हैं, एक तो लद्दाख है, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। और अगर स्टेट बाउंड्रीज की बात करें वो है पंजाब है, हरियाणा और उत्तराखंड। और यहाँ पे जो है तिब्बत वाला जो रीजन है चाइना का वो यहाँ पे आपको टच करता दिखेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप मेरे को बताइए कि आज के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो कौन है आज के टाइम में, ये आप लोग बताइएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन क्या है कि आपके बिहेवियर में चेंज आना, कि आपने कैसे मतलब आसपास साफ सफाई रखनी है, ओपन डेफिकेशन फ्री हमने एरिया बनाना है। यहाँ पे क्या रहता है कई बार कि एरिया में वॉशरूम्स हैं पर फिर भी खुले में शौच वगैरह लोगों के द्वारा किया जाता है। तो बिहेवियर में चेंज लेके आना कम्युनिटीज़ में, बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन ये प्रोग्राम जो है ये चलाया गया, जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर इसको रखा गया। अभी गार्बेज फ्री सिटीज़ यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है कि स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है 2.0 के द्वारा लॉन्च किया गया कि नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक फ्रेमवर्क यहाँ पे लाया गया और गार्बेज फ्री सिटीज़ बनाने की यहाँ पे बात की गई कि यहाँ पे स्ट्रेंथ किया जा सके ऑनगोइंग जन आंदोलन फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़। BCC फ्रेमवर्क जो है फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़ के लिए ये सर्व करेगा। गाइडलाइंस यहाँ पे इशू की जाएगी, एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे लाया जाएगा ब्लू प्रिंट फॉर द स्टेट एंड सिटीज़ के लिए। और लार्ज स्केल मल्टीमीडिया जो कैंपेन्स हैं इंटेंसिव एंड फोकस किया जाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैंपेन्स के थ्रू। एंड फ्रेमवर्क फोकस करेगा कि कैसे हम लोगों ने अपने आसपास मैसेज फैलाना है कि फोकस एरिया पे स्पेशली जो सेग्रीगेशन है, कलेक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, मैनेजमेंट, रेमिडिएशन ऑफ लिगेसी डंप साइट्स टू ट्रांसफॉर्म करना है उनको अर्बन लैंडस्केप ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे जो बात की जा रही है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की, अगर स्वच्छ भारत मिशन की मैं बात करूँ तो 2014 में स्टार्ट किया गया था और पहला जो टारगेट रखा गया था 2019 तक का कि हमने ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो है 2.0 यहाँ पे अनाउंस किया गया बजट 2021-22 का और यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा फर्स्ट फेज भी। लॉन्च इसको किया गया था 1 अक्टूबर 2021 में, ठीक है। विजन क्या था कि गार्बेज फ्री सिटीज़ बनानी है नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। गवर्नमेंट के द्वारा ट्राई किया गया कि टैप सेफ कंटेमिनेटेड जो है यानी कि जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसको ख़त्म करना है और साफ़ जो है स्वच्छ पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है अलग अलग एरिया में,
ठीक है, डिस्पोजल ऑफ फीकल जो सल्ज हैं एंड सेप्टेज फ्रॉम द टॉयलेट। इम्प्लीमेंट किया गया इसको 5 ईयर्स के लिए, यानी कि 2026 तक का टारगेट है। और यहाँ पे जो बजट रखा गया है 1.41 लाख करोड़ रखा गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्या कर सकता है, एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है। अगर इंडिविजुअल जो है वो फैमिली को बताएगा, फैमिली जो है वो यहाँ पे कम्युनिटी को बताएगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर हम लोग खुद एक इंडिविजुअल डिसाइड कर ले कि हम लोगों ने आसपास साफ सफाई रखनी है, ठीक है, वाटर को पोल्यूट नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो हम एक कम्युनिटी को भी सिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में, जो मनीला फिलीपींस में हो रही थी। तो यहाँ पे एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में इंडिया के द्वारा यहाँ पे ब्रोंज मेडल जीता गया है। सेकंड एशियन ब्रोंज मेडल जीता गया है पीवी संधू जी के द्वारा। आफ्टर द हार्ट ब्रेकिंग 3 गेम लॉस ऑफ द टॉप सीड एंड डिफेंड किया गया किसको, अकेनी जो जापान की हैं, तो सेमीफाइनल में इसको हराया गया इन मैनिला में, ठीक है। तो इनके द्वारा फर्स्ट ब्रोंज मेडल कब जीता गया, 2014 में जीता गया था, गैमचॉन एडिशन जब था। उसके बाद इनके द्वारा मेडल जीता गया चैंपियनशिप में और डिफीट किया गया ही बिग जाय को, चाइना की जो थी, ठीक है, 2021 में क्वार्टर फाइनल में। और इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया 2016 में रियो डी जेनेरो जब वहाँ पे गेम्स हो रही थी। और 2020 में इनके द्वारा टोक्यो जो ओलंपिक से इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर मनीला फिलीपींस की हम लोग लोकेशन देखें तो यहाँ पे साउथ चाइना सी है और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, तो इसके बिटवीन आपको मनीला फिलीपींस आइलैंड कंट्री है आपको देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ साइड में ताइवान जो है ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इंडिया है, इंडिया में आपको यहाँ पे जो है इस एरिया में मनीला फिलीपींस जो है इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। इंडिया का फर्स्ट जीन बैंक यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है महाराष्ट्र जीन बैंक, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है इंडिया का। और ये कंजर्व करेगा जेनेटिक जो रिसोर्सेज है महाराष्ट्र में। इसमें इंक्लूड किया गया है मेरीन डाइवर्सिटी, सीड ऑफ लोकल जो क्रॉप्स हैं, एनिमल डाइवर्सिटी नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। और यहाँ पे जो अमाउंट रखा गया है 172.39 करोड़ जो स्पेंड किए जाएंगे 7 फोकस एरिया में। वो 7 फोकस एरियाज कौन कौन से हैं, एक तो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, लोकल क्रॉप सीड वेराइटीज़ है, इंडिजीनियस कैटल ब्रीड है, फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी है, ग्रासलैंड स्क्रबलैंड जो स्क्रब लैंड रहते हैं, एनिमल ग्रेजिंग लैंड बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान्स फॉर एरियाज अंडर फॉरेस्ट राइट, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो ये 7 जो एरियाज हैं इस पे फोकस किया जाएगा इसके तहत। अब महाराष्ट्र की हम लोग बात कर लेते हैं, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया है। तो महाराष्ट्र स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के द्वारा यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर द चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं फॉरेस्ट के, उनके साथ मिलके। महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ और इसकी जो कैपिटल है मुंबई है और नागपुर विंटर कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी जो है महाराष्ट्र की वो मुंबई है। टोटल डिस्ट्रिक्ट 36 देखने को मिलती हैं। अगर यहाँ पे बात करें गवर्नर जो है आज के टाइम में वो है भगत सिंह कोश्यारी हैं। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं जो शिव सेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, अजीत पवार हैं। लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो बाइकैमरलिज्म है, यानी कि 2 यहाँ पे आपको लेजिस्लेचर देखने को मिलते हैं, यानी कि विधानसभा भी और विधान परिषद भी। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो राज्यसभा की 19 सीट हैं और लोकसभा की 48 सीट्स हैं, ठीक है। एरिया के हिसाब से महाराष्ट्र का रैंक 3rd है, पॉपुलेशन के हिसाब से महाराष्ट्र का रैंक 2nd है। और फर्स्ट कौन सा है पॉपुलेशन के हिसाब से, स्टेट अगर बात करें तो रैंक फर्स्ट वो आप लोग बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है सीईओ ऑफ अमेजोन के बारे में। अमेजोन के पहले सीईओ कौन थे, यानी कि वो जो फाउंडर थे वो थे जेफ बेजोस। उनको रिप्लेस किया जा रहा है एंडी जैसी के द्वारा। तो ऑफिशियली यहाँ पे सीईओ ऑफ अमेजोन बनेंगे, 5 जुलाई में अपनी ये पोस्ट को संभालेंगे। तो अमेजोन के द्वारा अनाउंस किया गया है एंडी जैसी को, और करंट सीईओ अमेजोन वेब सर्विसेज। ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं, ये जेफ बेजोस को कर रहे हैं, ठीक है। अमेजोन के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो सीईओ एंडी जैसी हैं, 1 जुलाई 2021 से थे और भी ये कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है।
तो फाउंडर इसके जेफ बेजोस। तो फाउंड कब किया गया? 5 जुलाई 1994 में। ठीक है, हेडक्वार्टर इसके वॉशिंगटन यूएसए में है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर दीजिए। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।